हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएससी 2020 फिजिक्स डिस्कशन। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि मंडे को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप होल्ड करने वाले हैं एंड उस वर्कशॉप में सभी स्टूडेंट्स का आना कंपलसरी है। तो मेक श्योर कि आप लोग वहां पर आएं और जो उसका टाइम है वो हम आप लोग को सून अपडेट कर देंगे। सो मंडे 22 जून, डोंट फॉरगेट। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप और बता देता हूं कि सिंस ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज से आप लोग फेमिलियर हो, तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा एंड आई विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सफिशिएंट हिंट और कैलकुलेशंस वाला पार्ट आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा एंड सो दैट कि हम लोग टाइम को इफेक्टिवली यूज कर पाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर्स चाहिए हम लोग को, कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए सो दैट कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस कॉइल बी मैक्सिमम। इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज मैक्सिमम करना है तो वोल्टेज कैन बी रिटन एज आई इंटू एक्सएल। वोल्टेज मैक्सिमाइज करने का मतलब करंट मैक्सिमाइज करना। करंट अगर मैक्सिमाइज करना है यानी कि सर्किट को रेजोनेंस में ले जाना है, तो रेजोनेंस में ले जाना है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ओमेगा अपन को पता है, एल अपन को पता है, सी यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपरेंट डेप्थ दे रखी है तो ओके, एपरेंट डेप्थ का जो एक्सप्रेशन होता है वो रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट कर रखा है तो n रिलेटिव यानी कि n2 डिवाइड बाई n1। तो यहां से जो अपने पास h का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा n2 बाई n1 इंटू एच डैश। यहां से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास डी एच डैश बाई डी टी एंड डी एच डैश बाई डी टी हम लोग को दे रखा है x, तो हमारे पास डी एच बाई डी टी आ जाएगा और इसमें अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। तो सिंपल स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है कि जो 1/t होगा दैट विल बी 1/t अल्फा प्लस 1/t बीटा, बस ये यूज करना है, ठीक है। ओके, इन दिस क्वेश्चन रेजिस्टिविटी इज वेरिंग विद रेडियस और क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट अगर आप रेडियल डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हो, रेडियल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो एंड फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करो बिकॉज रेजिस्टिविटी इज वेरिंग, तो रेजिस्टेंस अनडिफाइंड आता है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग को जो ऑप्शंस है वहां पर सारे ऑप्शंस डेफिनेट आंसर है। तो हम लोगों को जो करंट फ्लो करानी है वो लेंथ के अलोंग फ्लो करानी है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो लेंथ को हम लोग अज्यूम कर लेंगे 1 मीटर और फिर यहां पर एक आर रेडियस का सर्कल और फिर रेडियस को आर प्लस डी आर करोगे तो ऐसा हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा जिसकी रेडियस आर होगी और करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो इसमें अगर आप देखो इस एलिमेंट के बाद इफ यू कंसीडर नेक्स्ट एलिमेंट, तो यहां पे सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो जो भी अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इस तरह से, एंड 1/dr कैन बी रिटन एज रेजिस्टिविटी जिस लेंथ के अलोंग ट्रांसफर हो रहा है दैट इज 1 और डिवाइड बाय एरिया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया दैट विल बी 2 पाई आर डी आर। सो यहां से अपने पास आ जाता है 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाय रो। आर को इंटीग्रेट करना है, लिमिट जो भी है आप लोग 0 से कैपिटल आर तक रख देना और फिर इंटीग्रेट कर देना एंड यूज ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और फेंका है और कितनी स्पीड से फेंके सो दैट कि ऑपोजिट एंड तक पहुंच जाए। तो बेसिकली हम लोग को इसको स्टार्टिंग पॉइंट से सीधे डायरेक्टली एंड पॉइंट तक नहीं ले जाना है। यहां पे अगर आप देखो तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीजिंग यानी कि इसी डायरेक्शन में फील्ड होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके उसको अपने आप बी तक पहुंचा देंगे। तो हमारा टास्क है चार्ज को सिर्फ ए से सी तक ले जाना। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। तो ए का पोटेंशियल सीधे के क्यू बाई आर और सी का पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू डिवाइड बाई 2 आर क्यूब
3r² और सेंटर से पॉइंट सी की डिस्टेंस r/2 ऐसे। तो ए और सी का पोटेंशियल आ गया। अब बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ए और सी के बीच में। तो Q इंटू VA इक्वल्स टू Q इंटू VC, और ए पे उसको हमने हुए किसी ना किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो यहां पर हाफ mv²। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ए पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। बस यहां पे जो भी चार्ज है उसको रेजिस्टिविटी के, सॉरी रो क्या है यहां पर, यूनिफॉर्मली चार्ज है। सो रो को यहां पे आप चार्ज डेंसिटी मान सकते हो और फिर उसके टर्म्स में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इतना ऑप्शन देख के आप अज्यूम कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। दो आइडेंटिकल पोल्स मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 2 मीटर सेपरेशन पे, परपेंडिकुलर रखा है मिड पॉइंट पर। ओके, तो एक मैग्नेट इस तरह से, दूसरा मैग्नेट परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेट ए के लिए तो ये हो जाएगी एक्सियल पोजीशन, और मैग्नेट बी जैसे अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, तो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाएगी, और बी के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाएगी। रिजल्टेंट निकालना है, सो आप लोग निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। ओके, इन दिस क्वेश्चन इनफाइनाइट वायर की वजह से कर्व्ड पोर्शन पे हम लोग को फील्ड फोर्स लेती है। तो टॉप व्यू को कंसीडर करो। टॉप व्यू में वायर आपको ऐसे इनफाइनाइट वायर पतला सा दिखेगा, और ऐसे हो गया सेमी सर्कुलर वायर। अच्छा, अब थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट लोगे, इस पर फोर्स ऐसे आ गया DF। वैसे ही सिमिलरली थीटा पे आप यहां पर एक एलिमेंट ले सकते हो, तो उस पर फोर्स आ जाएगा DF। इन दोनों DF का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल वाला ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी टोटल फोर्स आएगा, इसको अगर मैं F डैश कर देता हूं, तो इट विल बी DF डैश साइन थीटा। और जो DF डैश का एक्सप्रेशन, तो ये जो इतना सा एलिमेंट है उस पे चार्ज दैट इज DQ, और डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी रेडियस कैपिटल R के बराबर है, तो वहां पर फील्ड। अब DQ का एक्सप्रेशन तो लैम्डा इंटू लेंथ यानी कि R d थीटा, और फील्ड का एक्सप्रेशन उस पॉइंट पर, तो इनफाइनेटली लॉन्ग की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और सेमी सर्कुलर वायर पे लेट्स से ये लैम्डा डैश है, तो एक के लैम्डा बाय आर तो फील्ड आ गई। लैम्डा डैश का एक्सप्रेशन लिख देता हूं, तो टोटल चार्ज उस पर क्यू है, और इस सेमी सर्कुलर पोर्शन की जो लेंथ है वो आ जाएगी पाई आर के बराबर। तो ये सारे एक्सप्रेशन पुट करके आपको इंटीग्रेट करना है, थीटा आप 0 से 180 तक ले जा सकते हो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक स्क्वायर बनना है और सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे ये एक वायर, ये एक वायर, ये दूसरा वायर, ये दूसरा वायर। किसी इंस्टेंट पे मान लो कि जो लेंथ है वो L के बराबर है, ये ऐसे V से जा रहा है, ये ऐसे V से जा रहा है, ये ऐसे V से, और ये ऐसे V से। तो जो स्क्वायर की साइड है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर आप इंक्रीज होने का रेट लिखो, तो जिस साइड पे मैंने ये L बना रखा है, तो उसकी जो लेंथ है ऊपर भी V से इंक्रीज हो रही है, नीचे भी V से इंक्रीज हो रही है, तो जो टोटल इंक्रीमेंट का रेट आ जाएगा वो 2V के बराबर। अच्छा, इस मोमेंट पर एरिया लिखो तो ऐसे, फ्लक्स लिखो तो वो ऐसे, EMF लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2L इंटू DL बाई dt, और DL बाई dt 2V हम लोग को पता है, तो यहां से EMF आ जाएगा। और इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आप लिखो तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल r, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस, तो बस सीधे EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे, करंट आ जाएगी, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट I फ्लो कर रही है, और इनफाइनाइट वायर में भी I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, थीटा पर डी थीटा का एलिमेंट लिया, ठीक है, इस पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकालो।
तो करंट का जो एलिमेंट है वो इस तरह से, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो इस तरह से। तो फोर्स की जो डायरेक्शन आ जाती है इट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली अगर थीटा पर ऑपोजिट साइड पे सिमेट्रिकल डायरेक्शन में अगर आप फोर्स का एलिमेंट देखो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट इस तरह से, तो यहां पर भी जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है वो इस तरह से। इसको आप लोग चेक कर लेना। तो यहां पे जो डीएफ के वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ऐड अप होगा। तो बेसिकली हम लोग को इस डीएफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लो इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई और ये वाली डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस इज आर साइन थीटा। अच्छा, फिर उसके बाद जो भी आई डीएल वाला एलिमेंट आएगा तो करंट सेम है और डीएल की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास आर डी थीटा के बराबर। अच्छा, फिर दैट एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। तो जब आप डीएफ का एक्सप्रेशन पुट करोगे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा। तो बस बेसिकली वो जो डीएफ है उसका एक्सप्रेशन देखना था और कुछ नहीं। अच्छा, मटेरियल की लेंथ L1 है, ओके, लेट्स से L0 उसकी नेचुरल लेंथ है और इसमें मैं यूज करने वाला हूं F इक्वल्स टू KX। तो जब फोर्स T1 है तो एक्सटेंशन जो आ जाएगा L1 माइनस L0 के बराबर, और जब फोर्स T2 है तो एक्सटेंशन आ जाएगा L2 माइनस L0 के बराबर। दोनों को डिवाइड कर देना, K कैंसिल हो जाएगा, L0 सॉल्व हो जाएगा। इसकी ऑप्शन आ रहा है वो आप चेक कर लेना। इसमें क्या है, अच्छा, इंक्लाइन पर रेंज निकालनी है। सो आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये 30 और कंप्लीट एंगल 60 और जो भी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है इसको u मान लो। तो सपोज इस तरह से x और इस तरह से y। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दो। तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा u cos 30, बिकॉज वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 है तो इंक्लाइन के साथ 30 हो जाएगा। और uy जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज u sin 30। पहले y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर लेना तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और उसके बाद ग्रेविटी अगर देखो तो यहां पर y डायरेक्शन में जो ग्रेविटी आ जाएगी वो g cos 30 और x डायरेक्शन में जो ग्रेविटी का कंपोनेंट आ जाएगा वो g sin 30। तो पहले y डायरेक्शन का मोशन अगर कंसीडर करो तो अपने पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है वो सीधे 2u sin 30 डिवाइड बाई g cos 30। 2u sin थीटा बाई g वाला फॉर्मूला बस g की जगह पे g cos 30 आ गया, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेना। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन का ग्रेविटी का कंपोनेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में, और ऐसे बस t का एक्सप्रेशन पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाना है। एक केस में देखो जो सोर्सेज है वो तो स्टेशनरी है, एक केस में ऑब्जर्वर पास में आ रहा है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू v प्लस vo। तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो म्यू दे रखी है, और सेकेंड केस में वो दूर जा रहा है तो v माइनस म्यू डिवाइड बाई v। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बीट फ्रीक्वेंसी 10 दे रखी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू हाफ है तो g डैश इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता ही है इक्वेटर के लिए। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, g डैश की वैल्यू है g बाई 2, तो यहां से अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g r बाई 2। g का एक्सप्रेशन, स्मॉल g का एक्सप्रेशन पुट कर दो तो दैट विल बी जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई 2। तो ये अपने पास आ जाएगा जी एम बाई 2, और स्केप वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 2gm बाई आर के बराबर। बस रेशियो ले लेना, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओके अबाउट। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। कैविटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट करना होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप तभी सबट्रैक्ट करते हो जब तक उसको सेम एक्सिस के अबाउट नहीं लिखते हो। तो पहले कंप्लीट स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट, तो वो आ जाएगा 1/6 और सरफेस मास डेंसिटी लेट से सिग्मा और एरिया ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया मास, और उसमें साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो कैविटी है उसका सेंटर है यहां कहीं पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एज पर है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही है, इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। पहले आईसीएम लिखोगे, जो पोर्शन रिमूव किया है उसकी साइड है a/2, तो ये उसका मास हो गया। ए स्क्वायर a/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद आईसीएम आ गया। फिर md स्क्वायर, तो मास ये हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको आप देख सकते हो कि दैट विल बी a/4। तो यहां पर a/4 का होल स्क्वायर। बस ये जो भी इसमें क्या देखता है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज m, तो m कैन बी रिटन एज सिग्मा a स्क्वायर और माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो मास को अपीयर करा देना, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखे कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, तो इसको t कर देते हैं, तो ये 2t हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा। स्लैब सीरीज में तो दोनों में जो जाने वाली करंट है वो सेम होनी चाहिए। तो पहले a और b को कंसीडर करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी लेट्स से यहां की K1 और यहां की K2, तो K1 आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस TB माइनस TA और लेंथ D के बराबर। अब B से C कंसीडर कर लो, तो कंडक्टिविटी K2, एरिया A, और यहां पर आ जाएगा TC माइनस TB और डिस्टेंस 2D के बराबर। ये TA, TB, TC की वैल्यू पुट कर देना T के टर्म्स में, और बस सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास K1 K2 में परफेक्ट सा रिलेशन आ जाएगा। तो आंसर इज ए। ओके, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू। Hello everyone, welcome to your Go Prep channel. Myself Swati Singh. So बेटा 12th पास स्लॉट थर्ड का हम सोल्यूशन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया है हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देन कॉपर हाइड्रेट की आपको वैल्यू दी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन दी है। सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करेक्ट रिएक्शन उनकी बनानी आनी चाहिए, और किस तरीके से दो रिएक्शन को आप ऐड करके नई रिएक्शन बनाते हो या सब्ट्रैक्ट करके। तो जैसे सबसे पहले आपको हाइड्रेशन एनर्जी दी है जो आपको कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच। कॉपर सल्फेट एक्वस की इक्वेशन आपको दी है एनहाइड्रस की 15 किलो कैलोरी। कॉपर हाइड्रेट की आपको एक्वस मीडियम में दिया है 2.8 कैलोरी, और डेल्टा एच आपको गिवन किया है उसने -10.7 + 8 जो ब्रैकेट में है। और आप बस इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल इन दोनों इक्वेशन को आपको यूज करना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आप कैलकुलेट करोगे और एक्स की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोनिल ग्रुप आयनाइज एट pK। और बेटा अमीनो एसिड में आपके पास दो सेंटर होते हैं, एक एसिड का पार्ट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपका एक बेसिक है जो कि आपका NH2 वाला पार्ट है। तो दोनों का इसमें आयनाइजेशन आपको दिया हुआ है। तो जब भी आप किसी भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच निकालते हो, न्यूट्रलाइजेशन की पीएच निकालते हो, तो pK + pK2 आप ऐड करोगे और सिंपल डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपने क्वेश्चन किया, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है और आप आंसर निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज देखना है। जैसे ही चेंज बहुत ज्यादा हो तो उतना बैलेंस आपका इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर 495.8 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चेंज आ रहा है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है बेटा वो मोर देन 2 है। तो फर्स्ट वैलेंसी होती है आपकी अल्कलाइन की, तो P आपका बिल्कुल सही दिया है। 2 वैलेंसी होती है आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इसलिए ये भी सही दिया है। R आपका S ब्लॉक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 से ज्यादा है। सो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था आपको विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर निकालना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपने कैलकुलेट किया तो C आपको आंसर मिल गया। तो C इज योर राइट आंसर।
Next question, the density of gaseous substance at 1 atmosphere and this is given to you. Molecular weight is also given. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव किस तरह का फोर्स है. तो आप बेटा आप हमेशा Z का यूज करेंगे. Z इज इक्वल्स टू PV/RT है. तो Z आपको अट्रैक्टिव और दिखाएगा, रिपल्सिव है. तो डेंसिटी में आपने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ रिलेशन लिखा. तो Z आपका आ रहा है 1.46 इज ग्रेटर देन 1, तो रिपल्सिव फोर्स है, इसीलिए आपका आंसर आया यहाँ पर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है, आपको रेट दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन का. What % of R is X by SN2 mechanism? OH माइनस की कंसेंट्रेशन है, तो परसेंट मतलब जितना आपको SN2 से मिला और टोटल जो है उसी से आप कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर आपने रेट निकाला RX की वैल्यू, देन ये OH माइनस को पुट किया, तो यहाँ पर आ गया आपका रेट RX की फॉर्म में. R2 रेट ऑफ SN2 आपने कैलकुलेट, आपको वैल्यू दी हुई है, टोटल आपने किया, परसेंटेज निकाला, तो 20% आपका आंसर. सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है. सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, यानी सी आपका ग्राफ लाइन है, बी ऑप्शन होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हुआ. इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक द 3 डिस्टेंस AB, AC एंड AA डैश. तो बेटा AA डैश आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल हो गया ये. देन आपको दूसरा यहाँ पर AB डिस्टेंस देख रहे हो आप, AA डिस्टेंस एंड AB डिस्टेंस, तो AA डिस्टेंस एंड AB डिस्टेंस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. देन AC डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, AC यहाँ पर आया आपका, तो ये आपका फेस डायगोनल है, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर पुट किया, तो ये आपका आंसर आया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपका ए है. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये एक तरीके से पीनाकोलोन टाइप रिएक्शन है. डाइजोनियम यहाँ पर बनेगा, डाइजोटाइजेशन हो जाएगी इसके साथ, केटायन बनेगा, शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर अपना H शिफ्ट करेंगे, तो कीटोन फॉर्म्ड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट है. करेक्ट ऑप्शन आपका ए हुआ. बॉटल कंटेनिंग C6H5 और C6H5Cl2 माइनस लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेबल्स, दे वर लेबल्ड A, B एंड टेस्टिंग. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ये दिया हुआ है कि 2 कंपाउंड है जिन्होंने अपने लेबल को, इनके लेबल हट गए हैं, इनको टेस्ट किया, boiled with NaOH solution, the end solution in which tube has made acidic with dilute HNO3, then some AgNO3 solution was added. Substance B gives a yellow precipitate, which one of the following is true for the experiment. यानी जो आपका येलो से प्रेसिपिटेट दे रहा है वो आपका आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा और AgI निकाल देगा, तो इसीलिए आप करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now, which salt on heating does not give brown colored gas? Chemical reaction है, inorganic reaction है, तो इनका डिकम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए. जैसे कि ब्राउन कलर गैस यहाँ पर NO2 है, तो सभी के केस में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको नहीं मिल रही है, सो करेक्ट ऑप्शन इसीलिए आपको बी है. तो रिएक्शन बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन. If excess of AgNO3 solution is added to 100 ml of 0.024 mole solution of dichlorobis cobalt chloride, how many AgCl will be precipitated? तो बेटा आप यहाँ सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे. मिलीकुलेंट आपने कैलकुलेट करे तो 0.024 मोल्स है, अप्रोक्सीमेटली 2 मोल्स आपके आए मिलीमोल, सो करेक्ट ऑप्शन इसीलिए सी आया है यहाँ पे. Which of the following compound does not rotate the plane polarized light? यानी आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड निकालना है, सिंपल. तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो तीनों आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिए हुए हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको निकालना है. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको जैसे समझ आ रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हुआ. पॉलिंग इज अ प्रोसेस, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीधा अगर आपका आंसर बी है, तो फैक्ट बेस्ड है, पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हैं. मिथाइल क्लोराइड बेटा H2O यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर देगा, देन ये दोनों कंडेंस होंगे, तो कंडेंसेशन है, लीनियर प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह की रिएक्शन होगी. सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, सिंपल. H2O ने Cl को रिप्लेस कर दिया और सिर्फ कंडेंस हुए, H2O बाहर. इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट विल बी, NaNO2 के साथ करेंगे तो डाईएजोटाइजेशन होगा. डाईएजोटाइजेशन करने के बाद ये इसकी ऑर्थो और पैरा पे अटैक होता है, बट पैरा ऑक्यूपाइड है, इसलिए ऑर्थो डाइजोनियम की अटैक करके इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगी. सो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच. Hello students, a warm welcome to everyone to GoPrep JEE channel. So today I am here to discuss class 12th pass slot 3 GTSC paper. So let's analyze the paper and I will tell you the solutions of the
क्वेश्चंस आल्सो। तो आई होप सभी बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया होगा। तो अगर किसी बच्चे ने जीटीएससी का ये वाला स्लॉट मिस कर दिया है तो यू हैव वन मोर रिमेनिंग स्लॉट, स्लॉट नंबर 4, तो प्लीज वो आपको जरूर देना है, ठीक है। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, देयर इज अ वर्कशॉप ऑन मंडे एट 6 PM, वो भी सभी बच्चों को अटेंड करनी है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। आई होप बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा एंड दे फाइंड इट क्वाइट इजी एज वेल एज थोड़ा ट्रिकी भी था पेपर वैसे देखा जाए तो, बट कुछ क्वेश्चंस काफी इजी भी थे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलिवेशन एंगल ऑफ ए कंक्रीट पोल फॉर ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ पोल इज बीटा। सो देयर इज अ पोल ऑफ हाइट h और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज बीटा यहाँ पे, एंड इसकी हाइट हम h ले लेते हैं। और द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स अल्फा आफ्टर दिस मैन मूव्स अ डिस्टेंस p यूनिट। अगर ये p यूनिट मूव करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम दिस पार्ट इज x। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है, h by x हो जाएगा tan अल्फा और h by x plus p हो जाएगा आपका tan बीटा। अब यहां से आपको x को एलिमिनेट करना है तो x विल बी h cot अल्फा और आपका x plus p हो जाएगा h cot बीटा। सो फाइनली योर p विल बी h times cot बीटा माइनस cot अल्फा। सो आपकी h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा। अब बस आपको यहाँ पे cos बाई साइन और cos अल्फा बाई साइन अल्फा लगाना है, तो वहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बन जाएगा एंड यस b विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वेक्टर्स क्वेश्चन काफी इजी प्रॉब्लम था, लिटिल बिट ट्रिकी लेकिन आसानी प्रॉब्लम था काफी। a और b परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4 अल्फा इज इक्वल टू 12 बीटा, तो रिलेशन जो आएगा 12 बीटा तो आएगा अल्फा इक्वल टू 3 बीटा। और b और c का डॉट 100 दिया हुआ है तो b और c का डॉट हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 100। सो अल्फा और 3 बीटा कैंसिल हो जाएंगे और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर इज 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 20 बीटा स्क्वायर 5 आएगी, तो बीटा की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस √5, तो अल्फा की भी दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3√5। तो या तो 3√5 कॉमा √5 या फिर माइनस 3√5 कॉमा √5। तो कौन सा ऑप्शन इसमें एक से सही बैठ रहा है, विच इज सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप काफी बच्चों का ये सही हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन भी काफी आसान था एंड सेकंड क्वेश्चन इज काफी इजी था, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो काफी इजी थे, तो मुझे लगता है काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान है बट इट्स अ लेंथी प्रॉब्लम। अल्फा बीटा गामा आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन n एंड n+1। तो n और n+1 के बीच में मैंने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डाले, g1 g2 g3। इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी ये gp हो जाएगी। एंड नाउ हम g1 g2 g3 निकाल सकते हैं बिकॉज हमें 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म हमें पता है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है n+1 इज इक्वल टू n r की पावर 4। सो हमें पता है r की पावर 4 जो है वो n+1/n है, यानी r भी हमें मालूम चल गया, तो r हो जाएगा n+1/n की पावर 1/4। तो g1 की जो वैल्यू आएगी वो nr हो जाएगी, g2 की जो वैल्यू आएगी वो nr स्क्वायर हो जाएगी और g3 की जो वैल्यू आएगी वो nr क्यूब हो जाएगी। तो g1 g2 g3 सारे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब वही अल्फा बीटा गामा जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। और थीटा इज द अर्थमेटिक मीन, तो थीटा भी आपको दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है। सो विच इज 2n + 1/2। और आपको बस अल्फा की पावर 4 करनी है, यानी कि n की पावर 4 r की पावर 4, 2 बीटा की पावर 4 करनी है तो 2n की पावर 4 r की पावर 8, और आपको गामा की पावर 4 करनी है यानी कि n की पावर 4 r की पावर 12, और 16 टाइम्स थीटा की पावर 4 करनी है यानी 2n + 1 की पावर 4। तो आई थिंक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से आप n की पावर 4 r की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, इट विल बी 1 + 2 r की पावर 4 प्लस r की पावर 8, ठीक है। तो n की पावर 4 r की पावर 4 ये हो जाएगा r की पावर 4 + 1 का स्क्वायर, और दिस विल बी 2n + 1 की पावर 4। बस आपको r की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सो आंसर विल बी a इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल, काफी आसान है ये, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/1 - x की पावर 100 एंड यू कैन राइट 1 - x की पावर माइनस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n इज n + r - 1 cr। तो आप देख सकते हो x की पावर 15 का कोफिशिएंट अगर आपको चाहिए 1 - x की पावर -100 में, so it will be 100 + 15
minus 1 C15. So it will be 114 C15. So B is absolutely the right answer. ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाले पार्ट का. The probabilities of 3 students providing the correct solution, the probability that the problem is solved by any one of the 3 students. Any one का मतलब होगा या तो पहले वाला करेगा और बाकी दोनों नहीं करेंगे, 2/7 का ना करने का 5/7 और इसका आ जाएगा 2/5, या फिर फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड करेगा, ठीक है, और थर्ड भी नहीं करेगा, और लास्ट में फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड भी नहीं करेगा, लेकिन थर्ड वाला कर देगा. बस खत्म क्वेश्चन. तो आई थिंक इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज सी. ठीक है, तो अगर आपको एक ही स्टूडेंट से सॉल्व करवानी है, वो भी एग्जैक्टली 1 से, तो एक करेगा, बाकी 2 नहीं करेंगे, या फिर सेकंड करेगा, फर्स्ट थर्ड नहीं करेंगे, या फिर थर्ड करेगा, फर्स्ट सेकंड नहीं करेंगे. सिंपल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ओके. कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन भी आ गया है. सो वैल्यू ऑफ अल्फा, आई थिंक कुछ शुरू के क्वेश्चंस इज क्वाइट इजी, हालांकि वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, लेकिन स्टिल इट्स क्वाइट, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. कंटिन्यूटी बनानी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स एंड मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो एफ ऑफ 0 तो मुझे लगता है कि e की पावर 4 आपको दे रखा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, और 0 नेगेटिव पे भी दे रखा है, तो 0 प्लस यानी कि 1 प्लस ax की पावर 12/x की वैल्यू e की पावर 4 है, एंड दिस इज द 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म. सो 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये जो 1 प्लस एफ एक्स है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये 12/x भी आ जाएगा. तो ये वाला पार्ट e बन जाता है, x से x कट जाएगा. सो e की पावर 12a, इसकी लिमिट आएगी LHS की, और e की पावर 4, तो a साफ नजर आ रहा है कि D इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. आई होप कुछ बच्चों ने सॉल्व किया भी होगा. वैसे इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देख लो, ठीक है, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. इसका एक मेथड है करने का जो मैं आपको समझा देता हूं. cos क्यूब x dx, सबसे पहले इसमें से sin x कॉमन आएगा. ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा नहीं काफी ट्रिकी है इनफैक्ट, और प्रोसेस अब अगली बार से आप याद रखना, कहीं ऐसा क्वेश्चन नजर आता है इस टाइप का तो आप यू कैन डू इट, बिकॉज इट कैन अपीयर इन योर जे एग्जाम एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है. अंदर से भी मैं sin x कॉमन, sin स्क्वायर x कॉमन ले रहा हूं, तो sin x ही बाहर आएगा, और इधर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर x. तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटीग्रेशन आ रहा है डेट विल बी cos क्यूब x बाय sin स्क्वायर x, और इधर आएगा आपका sin प्लस cosec x, और ये जो अंडर रूट में आ रहा है इसको आप लिख सकते हो cosec x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, बस अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि काफी डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन थी. पहले तो ये दिमाग में नहीं आएगा फर्स्ट वाला स्टेप, लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं sin x को t लेकर, तो sin x को t लेके भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट जो प्रोसीजर जिसके हिसाब से आंसर भी दिया हुआ है वो यही प्रोसेस है कि आपको इसको t लेना है. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये माइनस dt बन जाएगा. आप देखना cos x, आप एक बार सॉल्व करके देखना डिफरेंशिएट करके. ठीक है, तो दिस विल बी माइनस dt, तो आंसर आपका बनेगा फाइनली माइनस dt अपॉन t अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1. और ये आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है, दिस इज cosec का ही ये होता है. ठीक है ना, cosec का ही ये इंटीग्रेशन होता है, तो cosec t आ जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. सो C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ट्राई टू लर्न दिस न्यू मेथड. सिस्टम इज डिस्क्राइब द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स सी कौन सी फॉर्म है. सो x क्यूब dy बाई dx और प्लस xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x क्यूब से डिवाइड करके देखते हैं. सो dy बाई dx प्लस y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म हो गई. इसका अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e की पावर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस 1/x आएगा. सॉल्व करना है e की y इंटू e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब e की पावर माइनस 1/x dx. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए माइनस 1/x को t ले लेते हैं ताकि 1/x स्क्वायर dx आपका dt हो जाए. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस टी e की पावर t dt. अब आप इसे सॉल्व करना बाई पार्ट से फिर लगाना पड़ेगा, माइनस टी को छोड़कर e की पावर t माइनस, फिर माइनस टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1, तो प्लस e की पावर t प्लस c. ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा. अब t की वैल्यू आपको वापस पुट करनी पड़ेगी माइनस 1/x. ठीक है, और
C निकालने के लिए शायद दिया हुआ है आपको, x को 1 डालने पर x को 2 डालने पर y 1 आएगा एंड देन y 4 आप निकाल सकते हो एंड द करेक्ट आंसर विल बी B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला आर नॉर्मल टू द पैराबोला। तो इसके टेंजेंट्स की स्लोप फॉर्म लिख लेते हैं, y इक्वल टू mx माइनस a, तो 1 ही हो जाएगा am स्क्वायर, और इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं विच इज y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों सेम है, उसके टेंजेंट उसकी नॉर्मल है, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2km प्लस km स्क्वायर। तो यहां से आपका m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, m जो है वो कैंसिल आउट होगा यहां से एंड देन यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी m इज इक्वल टू, देखो आप चेक कर सकते हो, y इक्वल mx km स्क्वायर, और जब दोनों को कंपेयर करोगे तो अच्छा m वैसे 0 भी हो सकता है, पर चलो ठीक है, आप कैंसिल आउट मत करो, चाहे तो आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका km स्क्वायर प्लस, क्योंकि m हमें बोला नहीं है कि m 0 भी हो सकता है, इसके अंदर पॉसिबल है तो हम कैंसिल आउट नहीं करते, तो 2km इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, तो k माइनस 1 इंटू m स्क्वायर और प्लस 2km की वैल्यू जो है वो यहां से 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आप यू कैन जस्ट अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द पीरियड, आपको मैक्सिमम करना है तो f डैश x निकालते हैं, तो log का होता है 1 अपॉन log 2 की पावर sin x, अंदर वाले का भी हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर sin x, और 2 की पावर sin x का हो जाता है 2 की पावर sin x इंटू cos x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये डेरिवेटिव आएगा और ये कहां पे 0 होगा, cos x। 9 पाई बाय 4 का मतलब होता है 360 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, और 8 पाई बाय 3 के बीच में cos x एक ही जगह 0 होता है और वो है 5 पाई बाय 2। बस हमें देखना है कि यार इस पे क्या मैक्सिमम मिनिमम आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर 5 बाय 2 के आप आगे जाओगे, देखो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, 5 पाई बाय 2 के आगे सेकंड क्वाड्रेंट है यानी कि नेगेटिव होगा, और उससे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस होगा। इसका मतलब आपका 5 पाई बाय 2 पे ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो 5 पाई बाय 2 जब यहाँ डालोगे, इसकी वैल्यू 5 पाई बाय 2 यहाँ पुट करोगे तो log ऑफ log 2 आंसर आ जाएगा, तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। सो dy बाय d थीटा, या डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, चलो पहले ये निकाल लेते हैं। dy बाय d थीटा कितना होगा, a ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस ये होगा 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे वाला आएगा dx बाई d थीटा विच इज a cos थीटा। सो a से a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी आई थिंक cot थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगी, सॉरी टेंजेंट, अभी तो हम ये निकाल रहे हैं dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमने किया dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। ठीक है, तो cot थीटा आ जाएगा 60 डिग्री पे 1 बाई रूट 3, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी माइनस रूट 3। सो माइनस रूट 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, इसका मतलब आपको इस प्लेन में इस पॉइंट की इमेज चाहिए। अब इमेज कैसी इमेज चाहिए, मेजर पैरेलल टू द लाइन, मतलब किसी लाइन के पैरेलल, तो किसी लाइन के पैरेलल इसकी कोई इमेज बनेगी यहाँ पे, उसका डिस्टेंस चाहिए। तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है कैसी है, ये लाइन है 2x, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी x अपॉन हाफ y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन हाफ। मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो 1 हाफ 1 और हाफ हो जाएंगे विच इज इक्वलेंट टू, मुझे लगता है 1 to 1। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, इस वाली लाइन की इक्वेशन, और इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 2 और z माइनस 1 अपॉन 1, और लैम्डा लेके ये वाला पॉइंट लिखोगे, उसको प्लेन में सेटिस्फाई करोगे, कितना आएगा, लैम्डा प्लस 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, और 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 1, यहां से लैम्डा आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसका डबल करना है बस आपको इमेज लेने के लिए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम ऑफ 3D, और ऐसे क्वेश्चन जेई में काफी बार पूछे भी जाते हैं। सो आंसर इज बी। ठीक है, ऑप्शन बी। सम ऑफ द सीरीज, दिस वाज अ क्वाइट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है कि यार किस तरह से सॉल्व होता है। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिख लूं, एक tn लिख लेता हूं जनरल टर्म, तो आप देख सकते हो इसकी जनरल टर्म आएगी x 2 की पावर n माइनस 1। देखो पावर में सिर्फ 2 की पावर चल रही है और n 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे आएगा 1 अपॉन x की पावर 2 की पावर n। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। नीचे वाले को मैं फैक्टराइज करने वाला हूं, तो 1 माइनस x की पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 फैक्टराइज हो गया, और ऊपर भी मैं 1 ऐड करता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं।
जब आप इसे सेपरेट करोगे, ठीक है, तो जब आप इसे सेपरेट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा बताओ? 1 हमने ऐड किया और 1 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और नीचे क्या आ जाएगा? तो अब इसको हम अलग अलग करने जा रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को अलग करूंगा। तो इस वाले पार्ट को अलग करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1 और माइनस 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n। इसको जब अलग करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा और जब इसको अलग करोगे तो ये 1 वापस ये बन जाएगा। तो इसी का समेशन तो सम है आपका, ठीक है। तो अब आप अगर मैं एक बार n की वैल्यू 1 से n तक लेके जाऊं, इनफिनिटी तो हम बाद में डालेंगे या फिर तो वो हम देख लेते हैं। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, सबसे छोटी टर्म आएगी यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स माइनस, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n। लेकिन अगर मैं n को इन्फिनिटी डालता हूं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो है 0 को टेंड करेगी, क्योंकि मॉड x 1 से छोटा दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 आंसर आएगा, विच इज x/1 माइनस एक्स। सो आई थिंक करेक्ट आंसर विल बी A. तो A is the right answer. The circle is inscribed in a circle in a triangle which two of its sides along the coordinate axis, यानी coordinate axis के अंदर एक ट्रायंगल जो है वो फंसा हुआ है। तो हम इसका इन रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, r हो जाएगा डेल्टा बाई s, और इसका रेडियस 8 दिया हुआ है तो डेल्टा इज इक्वल टू 8s हम लगाते हैं। तो डेल्टा हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसको हम लोग मान लेते हैं a,0, इसको मान लेते हैं 0,b, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, और हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस b प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और बाय 2 सेमी पेरीमीटर। तो 2 से 2 कट गया और ये यहां से रिजल्ट आ गया कुछ ab इज इक्वल टू 8 टाइम्स a प्लस b प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑन द सर्कम सेंटर जो है वो इसी लाइन पे लाई करेगा जो इस बाहर वाले इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट को हम लिख लेते हैं, कुछ सर्कम सेंटर लिख लेते हैं h, k, यानी h हो जाएगा a/2 और k हो जाएगा b/2। और आपको सर्कम सेंटर का ही लोकस निकालना है, तो सिंपल है, a को 2h लिख देते हैं और हमें h और k में एक रिलेशन चाहिए और b को हम 2k लिख देते हैं। तो बस यहाँ पे a और b की जगह में 2h और 2k पुट करना है और आपको कंपेयर करना है 2h प्लस 2k प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आपका लोकस हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है और आई थिंक आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो p की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी b। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का क्वेश्चन आ गया है, तो ये मेजर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं 0,L और 0,-L, और ये आपका फोकस हो जाएगा KE,0, और ये 45 डिग्री सबटेंड करते हैं ये वाला एंगल। तो आपको बस tan 45 की वैल्यू निकालनी है। tan 45 इज जो भी इसकी स्लोप आएगी, इसकी स्लोप कितनी आ रही है देख लो, L/-KE आ रही है, और इसकी जो स्लोप आएगी वो आएगी -L/-KE, यानी कि प्लस L/KE। तो यहाँ पे आप m1 - m2 लगा दो, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। यहां से सॉल्व कर लो, आई थिंक आपको जो E की जो वैल्यू है, आपको E की वैल्यू यहां से मिल जाएगी इस वाले रिलेशन से, ठीक है। सो आंसर विल बी B यूनिट्स, L और K के टर्म्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है सो प्लीज गिव इन द नेक्स्ट स्लॉट। और जैसे मैंने बताया, मंडे को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एक वर्कशॉप है जो आपको अटेंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MET, the Mental Ability Test. Friends, I hope that your GTSC went really well, and if still you have not attempted it, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us straight away begin with the discussion of questions, and here we go. Now friends, this was the first question. ये पहला क्वेश्चन था जो आप लोगों के एग्जाम में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, आप लोगों ने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं, आप लोगों ने किए हैं। सो गाइज, द क्वेश्चन सेज इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A इज 55। सो गाइज, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A इज 55, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 30 into 55, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स in college B is 60, so the total marks of the 30 students will be 30 into 60, and आपको बताना है find the average marks of their combination। तो 30 students यहाँ पर प्लस 30 students यहाँ पे,
So 30 plus 30, you will be getting 60. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, you will be getting 1650. प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे, you will be getting 1800 अपॉन 60. ऑलराइट, अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप इनको ऐड करो, you will be getting 3450. ऑलराइट, अपॉन 60. एंड जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, you will be getting 57.5 as the required answer, and hence the right answer is 57.5. All right everybody, clear to all? Coming to the next question. अब गाइज ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से पता है that LCM and HCF अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, it will be equal to the product of the two numbers. Product of the two numbers. Alright, so guys, the least common multiple into the highest common factor is equal to the product of the two numbers. So guys, HCF फिर क्या हो जाएगा? HCF will be product of the two numbers. दोनों numbers क्या हैं? 390 into 420 upon the LCM which is 5460. इसको आप सॉल्व करो, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 and 0 will easily cancel out. Then on the scale of 6 आप कट करो, 6 7 जा and 6 यहाँ पे 91 आएगा. Then guys on the scale of 13 से कट करो, 13 7 जा and यहाँ पे 30. Finally 7 and 7 cancel out हो जाएगा, 30 is the required answer. And hence if the LCM of two numbers 390 and 420 is 5460, their HCF will be 30. Fine everybody. Now coming to the next question. So now guys, this is another very simple question. इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं. अब यहाँ पर आपको S, P, J गिवन है, उसके बाद V, R, L गिवन है, then Y, V, O गिवन है, एंड फाइनली B, B, S गिवन है, और नेक्स्ट आपको बताना है. सो गाइज आप यहाँ पे सिंपल एक ऑर्डर चेक करो. ऑर्डर आप ये चेक करो कि S plus 3 TUV, V plus 3 WXY, Y plus 3 ZAB, तो B plus 3 करोगे आ जाएगा E, एंड हेंस द आंसर मस्ट बिगिन विथ E. तो अब C या D में से कोई आंसर है. अब गाइज आप यहाँ पे देखो, J plus 2 is L, L plus 3 is MNO, O plus 4 is PQRS, S plus 5 is TUVWX. तो गाइज स्टार्टिंग में E होगा, लास्ट में X होगा, स्टार्टिंग में E, लास्ट में X, एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑलराइट, अब अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें दो में या दो से अधिक में E स्टार्टिंग में और X एंड में होता, तो हम मिडिल लेटर भी चेक करते. मिडिल लेटर में क्या चल रहा है? P plus 2R, R plus 4S TUV, देन V plus 6, V के बाद 6 ऐड करो तो क्या होगा? V के बाद WXYZAB, B आ जाएगा, एंड देन अगेन अब 2 ऐड करो, तो अगेन अब 2 ऐड करो 6 में, यू विल बी गेटिंग 8, एंड B plus 8 is 10. B की पोजीशन 2 होती है, 2 में 8 ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग 10, एंड हेंस दैट इज द पोजीशन ऑफ J, एंड दैट विल बी द आंसर. फाइन. So these are really simple question, बहुत ही आसान questions थे. Coming to this, a family consists of paternal grandparents. Paternal grandparents. So guys, दो लोग हैं यहाँ पर, paternal grandparents. तो members कितने हो गए? 2, क्योंकि parent नहीं कहा है, parents कह रहे हैं, ठीक है? members 2 हैं. और यहाँ पे आप ये भी देखो, पेरेंट्स भी हैं. अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट्स. अब पेरेंट्स भी 2 होंगे, फादर एंड मदर. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स भी 2 होंगे, पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर. एंड देयर आर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन. देयर आर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन. अब गाइस क्या कहा जा रहा है? द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 70. So अगर average age of grandparents is 70, so their total age will be 2 into 70. Similarly, the average age of the parents is 40.
So their total age is 2 into 40 and the average age of the grandchildren is 20. So total age is 3 into 20. अब आप इनको ऐड करो. So this will be giving you 140. This will be giving you 80 and this will be giving you 60. Fine everybody? तो आप इन्हीं को ऐड कर दो. टोटल आप इनको ऐड करोगे, you will be getting 280. Alright, and now if you want to find the combined average, आपको combined average निकालना है. So this 280 is to be divided by 2 plus 2 4 plus 3 7. तो जैसे आप ये डिवाइड करोगे आपको इस फैमिली की एवरेज एज इस पूरी फैमिली की मिल जाएगी, दैट इज 40. फाइन एवरीवन, क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ गाइस, दिस इज अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 12.5% of A is 55. It implies that A is equal to 55 into 1000 कर दे रहा हूं और नीचे 125 कर दे रहा हूं. कट इट ऑन द स्केल ऑफ 25. ऑल राइट, एंड जब आप इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे, what you will be getting? 11 4 44 and 0, and hence the answer to the question is 440. All right everybody, and with this we have discussed all the 5 questions, and now it's the time to move on to the next section. But guys, do remember the workshop will be organized on Monday. Do not forget to attend the same. Thank you. See you over there.